हमारी प्रजाति के जन्म के बाद से ही इंसान लगातार आगे ही बढ़ता रहा है। पहले हमने आग जलाना सीखा और आज स्पेस और टाइम के फैब्रिक से खेल रहे हैं। अब तो टेक्नोलॉजी भी हमारे सबसे अनोखे सपने से भी आगे पहुंचने वाली है। हम जल्दी ही भविष्य को जानने लगेंगे और चीजों को प्रकाश की गति से चलाने लगेंगे। क्या हम इंसान कभी पूरे यूनिवर्स पर कब्जा जमा पाएंगे? क्या हम परमेश्वर बन पाएंगे? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए यूनिवर्स के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। विल वी बिकम गॉड? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही पृथ्वी और आसमान में मौजूद हर चीज का मालिक है। परमेश्वर ने ही हमें बनाया है और वही हमारी दुनिया को चलाता भी है। मगर यूनिवर्स पर राज करने के लिए सिर्फ दैवीय शक्ति ही जरूरी नहीं है, हमारी किस्मत भी जरूरी है। क्या कभी वो दिन भी आएगा जब हम सिर्फ परमेश्वर वाले काम ही नहीं करेंगे, बल्कि खुद परमेश्वर बन जाएंगे? और हम सर्वशक्तिमान बनकर क्या करेंगे? और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए अभी विज्ञान शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ज्ञान का यह सफर कभी न रुके। मैं बचपन में अक्सर काउबॉय बना करता था। छिपकर हमला करना मेरा खास अंदाज था। मैंने ऐसा माहौल बना रखा था कि गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं अमर हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्या ईश्वर जैसी वो शक्तियां एक दिन हमारी असली दुनिया में भी सच हो पाएंगी? बर्कले के बायो इंजीनियर एडम आकिन मानते हैं कि हम एक दैवीय शक्ति हासिल करने के काफी करीब हैं। हम नए जीव बना सकते हैं। इसके सबूत हम उसके ऊपर ही तो बैठे हैं। ये ऑर्गेनिक लगने वाला सारा फर्नीचर असल में बहुत तेजी से उपजने वाली फंगस से बना है। उस आर्टिस्ट का नाम है फिलिप रॉस। वो इस तरह की चीजों को माइक्रो टेक्सचर कहते हैं क्योंकि फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और ये फंगस का आर्किटेक्चर है। उस आर्टिस्ट ने ये स्टूल बनाए मशरूमों को लकड़ी की ये चिप्स खिलाकर। मशरूम जब इन्हें खाने लगे तब उनसे फाइबर बने और वो आपस में इंटरलॉक होकर एक ऐसी चीज में बदल गए जो कंक्रीट से ज्यादा मजबूत थी। हम अब ये सीखने लगे हैं कि जीवन को अपनी जरूरतों के मुताबिक कैसे ढालना है। मगर एडम इस सोच को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर जीव हमारे डिजाइन के मुताबिक खुद को ढाल ले, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने एडम की पसली से ईव को बनाया था। इंजीनियर होने के नाते हम सेल्स को इस तरह प्रोग्राम करना चाहते हैं कि वो खुद को इस तरह के या इससे भी ज्यादा मुश्किल शेप में ढाल सके। एडम का सपना है कि ऐसे जीव बनाना जो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकें और मांग के मुताबिक अपनी शेप बदल सकें। बजाय मशरूम की ऐसी कुर्सी के जो कुर्सी ही रहे, ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना जिसे पता लग जाए कि एडम कब थक गए हैं और फिर वो खुद को ऑर्गेनिकली मॉर्फ करके मशरूम बेड बना ले। इसके लिए इन्हें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि जिंदा सेल्स के अंदर के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। मान लीजिए कि ये डांसर एक मॉलिक्यूल है जो अपने ही अंदर सिमट रही है। मॉलिक्यूल्स की वजह से ही सेल काम करते हैं। वो एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, फैलते हैं और उसी तरह ये डांसर भी उनका इस्तेमाल एक्रोबैट्स में कर रही है। एक सेल जो भी मूवमेंट करता है वो उसके डीएनए कोड से मिले इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होता है। एडम इस कोड को ही बड़ी बारीकी से बदल रहे हैं ताकि मॉलिक्यूल और सेल के काम करने के तरीके में बदलाव आ जाए।
एक सेलुलर इंजीनियर के तौर पर अब हम किसी जीव का डीएनए लेकर उसे बदलते हैं और फिर उसे सेल्स के अंदर डाल देते हैं, जहां वो डांसर को निर्देश देता है और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। हम एक कंप्यूटर को उस तरह से प्रोग्राम करते हैं जो हम देखना चाहते हैं और उससे डीएनए बनाते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है या नहीं। अगर एडम एक सेल के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं तो ये सोचिए कि वो कई सेल्स के साथ ऐसा करके क्या कर सकते हैं। वो सेल्स को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो उनकी मर्जी से काम करें। वो एक सेब बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, या फिर वो चीज जिसे बनाने की बात परमेश्वर ने भी नहीं सोची थी, एक जीती जागती बाइसिकल। कोई साइकिल तभी चल सकती है जब उसके सारे पुर्जे साथ में चले। उसके गियर, व्हील, स्टीयरिंग और दूसरे सभी पुर्जों को साथ में काम करना होगा। यानी हर सेल को अपने आसपास के माहौल की जानकारी होगी और वो हर दूसरे सेल के साथ सही तालमेल में काम करेंगे, जबकि हर सेल अलग होगा और वो हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करेंगे। एडम अगर कामयाब हो गए तो वो शायद एक आधुनिक अदन बाग बना लेंगे जहां हम ये फैसला करेंगे कि किस तरह के जीव पैदा होंगे, परमेश्वर नहीं। इंसान तो अपनी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता ही है। हम ऐसे जीव हैं जो चीजें बनाते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनमें बदलाव करते हैं और ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसकी वजह से हमारा वजूद है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी रचना औरत और मर्द ही है। ऐसे जीव जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमने भी नए जीव बनाए हैं, लेकिन क्या हमारे बनाए उन जीवों में कभी अपनी समझ भी आ पाएगी? ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस एक ऐसी मायावी खूबी है जिसे शायद कभी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। लेकिन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी मेडिसन की न्यूरो साइंटिस्ट मेलेनी बॉली मानती हैं कि ये इतना भी रहस्यमय नहीं है। वो तो कहती हैं कि इसे हम 1 नंबर तक ला सकते हैं। हम अभी कॉन्शियसनेस को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्वांटिफाई से हमें ये पता लग सकेगा कि एक सिस्टम में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को समझने का एक तरीका तो इस बात पर नजर रखना है कि उसके नाकाम होने पर क्या होता है। दिमाग में लगी अलग अलग चोट के नतीजे भी अलग अलग होते हैं। हमने न्यूरोलॉजी से ये जाना है कि दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमें अनकॉन्शियस बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते। जब हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चोट लगती है तब हमारे शरीर के दिल और फेफड़े जैसे अंग काम करते रह सकते हैं, मगर हो सकता है कि पेशेंट को ये नहीं मालूम हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन अगर किसी इंसान के सिर्फ सेरिबेलम में ही चोट लगी हो तो वो अपने पूरे होशो हवास में होता है। हालांकि सेरिबेलम में कॉर्टेक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, मगर वो हमारी कॉन्शियसनेस में खास भूमिका नहीं निभाता। जब हम ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स और सेरेबेलम में किस वजह से इतना अंतर है तो साफ नजर आता है कि वो अंतर उनमें न्यूरॉन्स की संख्या की वजह से नहीं है। असली वजह है दिमाग के उन दोनों हिस्सों का आपस में बातचीत करने का तरीका। मान लीजिए कि हमारे दिमाग का हर न्यूरॉन एक लाइट बल्ब है। अगर उन सभी का अपना अलग अलग स्विच हो तो क्या होगा? अगर हम ये लाइट जला देते हैं तो इससे पूरे सिस्टम पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेलेनी मानती हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे कॉर्टेक्स में ही पैदा होता है, क्योंकि वो जिन न्यूरॉन्स से बनता है वो आइसोलेटेड बल्ब्स नहीं होते। वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे लैंप्स हों जो एक दूसरे से जुड़े हो तब उन्हें जलाने या बुझाने पर बाकी के सिस्टम पर काफी फर्क पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है या फिर वो इंटीग्रेटेड है। ऐसे में लाइट्स आपस में बात करती हैं। जब एक लाइट जलती है तब वो दूसरे को बुझने का सिग्नल दे देती है। जब एक बुझती है तो वो दूसरे को जलने का सिग्नल दे देती है और ये सिलसिला चलता रहता है। साथ मिलकर वो थॉट्स और इमोशंस की एक ऐसी सिम्फनी बनाती हैं जिससे हमें लगता है कि हम जिंदा हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसी इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हमारे दिमाग में कॉन्शियसनेस पैदा होती है। इसके बाद मेलेनी ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे हम कॉन्शियसनेस को माप सकते हैं। वो किसी भी सिस्टम में
न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्टेडनेस को कैलकुलेट करता है। उससे जो नंबर मिलता है उसे ग्रीक लेटर फाई से बताया जाता है। जो जितना ज्यादा कॉन्शियस होगा उसकी फाई वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। इंसान के दिमाग में लाखों करोड़ न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, इसलिए उनकी फाई वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि कछुए की फाई वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन वो भी 0 नहीं होती। इस थ्योरी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती। हम फाई की मदद से कई दूसरे जीवों में भी कॉन्शियसनेस का लेवल माप सकते हैं, चाहे फिर वो कोई जीव हो या फिर कोई कंप्यूटर हो। अगर मेलेनी और उनके सहयोगियों ने कॉन्शियसनेस को मापने का एक तरीका ढूंढ लिया, तो हमें ऐसे सिस्टम को बनाने में कितना वक्त लगेगा जो समझदार हो, वैसे ही जैसे विधाता ने पृथ्वी पर समझदार जीव पैदा किए। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने तो कॉन्शियसनेस वाली पहेली एक ही दिन में हल कर ली थी, और अब ये पजल मास्टर मानते हैं कि ये कोई भी इक्वेशन या प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकी बात सही है तो हम बहुत जल्दी वो दैवीय शक्ति भी पा लेंगे। अगर आप एक सेल्समैन हैं या एक कलाकार और आपको दुनिया के 15 शहरों में जाना है, तो आप शहर में सिर्फ एक बार जाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट रूट चुनेंगे? ऐसा करने की तमाम संभावनाएं हैं। 8700 करोड़। जाहिर है परमेश्वर को इसका जवाब फौरन मिल गया था। मैथमेटिशियंस इस तरह की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम से सदियों से जूझ रहे हैं। अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो हम कोई भी काम करने का सही तरीका बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। कंप्यूटर साइंटिस्ट टॉम रोकिकी काफी लंबे समय से वो दैवीय शक्ति ढूंढ रहे हैं, खासकर पहेलियों के मामले में तो जरूर। जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे पहली बार क्यूब मिला था, मगर मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया। वो पहला पजल था जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, और तब मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे नोट लिखने चाहिए। मुझे ये लिखना चाहिए कि किस मुंह से क्या होता है, और फिर मैंने एक नोटबुक तैयार कर ली जिससे मुझे पता लगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सिर्फ रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेना ही टॉम के लिए काफी नहीं था। वो तो उसे पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते थे। वो उसका पता लगाना चाहते थे जिसकी मदद से क्यूब को शुरुआत के बाद कम से कम मूव में सॉल्व कर सकें। मैथमेटिशियंस इस स्टेप बाय स्टेप कोड को गॉड्स एल्गोरिदम कहते हैं। गॉड्स एल्गोरिदम वो तरीका है जिससे हमें किसी रैंडम पोजीशन को कम से कम मूव में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट नॉलेज हो तो हमें कम से कम इतना तो मालूम होता है कि हम किस तरह से सॉल्यूशन के और करीब पहुंच सकते हैं। इस पजल को हल करने की कोशिश में इन्हें शायद वो तरीके भी मिल गए जिनसे ज्यादा बड़ी पहेलियां भी हल की जा सकती हैं। उन पहेलियों को जिन्होंने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर लेने भर से दुनिया बेहतर नहीं हो गई है, पर टॉम ने 43 लाख करोड़ स्टार्टिंग पोजीशंस से ज्यादा तेजी से सॉल्यूशन ढूंढने के जो तरीके अपनाए हैं, उनसे ज्यादा बड़ी पजल भी हल की जा सकती है। टॉम को जल्दी ही यह एहसास हो गया कि माहिर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वालों की पूरी फौज की मदद से भी उन्हें हर पॉसिबल स्क्रैम्बल्ड कॉन्फ़िगरेशन के जवाब नहीं मिल सकते। फास्टेस्ट क्यूब सॉल्वर्स करीब 10 सेकंड में क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम दुनिया के करीब 700 करोड़ लोगों को ले लें और उन्हें उसी तेजी से क्यूब सॉल्व करना सिखा दें, और अगर वो पूरे साल भर हफ्ते के 7 दिन रात दिन यही काम करते रहें, तब भी उन्हें इतनी सारी अलग अलग पोजीशंस को समझने में 1000 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन फाइनल अरेंजमेंट तक पहुंचने के पहले सबसे तेज हाथ और दिमाग भी गलती कर सकते हैं। टॉम को इसके लिए गजब की पावर चाहिए। उन्हें एक सुपर ब्रेन चाहिए। मैं शुरू से कंप्यूटर्स की इस काबिलियत का दीवाना रहा हूं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम कंप्यूटर की मदद से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मैथ से भी खेल सकते हैं।
मैं यहाँ बैठकर ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं ये मूव या ये मूव करता हूँ तो इससे क्यूब पर एक खास तरह का फर्क पड़ता है, मगर वो सीक्वेंस इतना लंबा होता है कि मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, उसे याद नहीं रख सकता। लेकिन एक कंप्यूटर की मदद से मैं ये बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकता हूँ। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो गॉड्स एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर सके। तब टॉम ने क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का फैसला किया। हमें इसे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी का एक कोसेट्स के इस्तेमाल का तरीका मिला, जिसके मुताबिक अगर हम एक प्रॉब्लम के 200 करोड़ टुकड़े कर देते हैं तो वो काफी छोटी हो जाएंगी और तब हम उन्हें अलग अलग कंप्यूटर्स पर सॉल्व कर सकते हैं और तब मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग का फायदा उठाने का मौका मिलेगा और मैं पूरी प्रॉब्लम को ढेर सारे कंप्यूटर्स पर आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ? ये सारे क्यूब एक अलग कंप्यूटर जैसे हैं। ये सभी उन मूव की सीरीज का पता लगा रहे हैं जिनसे रैंडम स्क्रैम्बल्ड पोजीशन से लेस स्क्रैम्बल्ड पोजीशन तक पहुंचा जा सके। करीब 100 करोड़ सेकंड्स के बाद टॉम को गॉड्स एल्गोरिदम का पता लग गया। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए कम से कम 20 मूव्स की जरूरत पड़ती है। आखिरकार मैं ये साबित करने में कामयाब हो ही गया कि हम रूबिक्स क्यूब के हर पोजीशन को 20 या उससे कम मूव में सॉल्व कर सकते हैं, भले ही वो कितने भी स्क्रैम्बल ही क्यों ना हो। हमें हमेशा 20 मूव का ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इस क्यूब को कम से कम मूव में ही सॉल्व करते होंगे। टॉम ने रूबिक्स क्यूब के लिए परमेश्वर का कोड ढूंढ लिया है। इस क्रम में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर किसी भी पहेली का हल है तो उसे ढूंढने के हर तरीके में उसका सही जवाब भी छिपा होगा। तो क्या हम हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हों? मान लीजिए कि दुनिया भर से भूख की समस्या मिटाने के लिए हम करोड़ों लोगों को खाना देते हैं, या किसी बीमारी का इलाज ये जानकर फौरन कर देते हैं कि पैथोजेंस को किस तरह के सीक्वेंस से टारगेट किया जा सकता है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो टॉम का दावा है कि वो उसे ढूंढ लेंगे। हो गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता ये साबित करती है कि अगर हम सही सोच के साथ कंप्यूटर की सही ताकत का इस्तेमाल करें तो हम उसकी मदद से अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम इस तरह से कार एक्सीडेंट या गरीबी या आर्थिक मुद्दे जैसी दूसरी मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉड्स एल्गोरिदम सिर्फ उन प्रॉब्लम के लिए काम आता है जिनका डेफिनेट सॉल्यूशन हो, मगर असली जिंदगी किसी पहेली जितनी आसान तो है नहीं। हम ये नहीं जानते कि उससे जुड़ी कौन सी पहेली हल हो सकती है, फिर हम उनसे कैसे निपटेंगे। एक साइंटिस्ट अब नंबरों की मदद से हमारे भविष्य को देख रहे हैं, जिनसे हमें भी काफी फायदा होगा। कल्पना कीजिए कि अगर हम किसी को देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान लें तो वो कहां पैदा हुआ, कहां रहता है और भविष्य में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ। अगर हम परमेश्वर होते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन डिजिटल डेटा कलेक्शन के इस युग में अब तो इंसान भी ऐसा करने के लायक होता जा रहा है। क्या वो सब कुछ जानने वाला बन पाएगा? रिचर्ड जॉनिकॉस्की परमेश्वर नहीं है। ये तो मेम्फिस यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं। हाय एलिसन, क्या हाल चाल, कैसी हो? बढ़िया। मेरे एनालिसिस के मुताबिक आज तुम $10.10 खर्च करने वाली हो और सबसे पहले तुम्हें चाहिए सैलेड। थैंक यू। और एलिसन, तुम बीट्स की भी दीवानी हो, इसीलिए आज लंच में तुम बीट्स भी जरूर लोगी। आपको ये कैसे पता? और हाँ, तुम्हें कल ही तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम आज पंपकिन पाई भी जरूर खाओगी। कमाल है। मेरा अंदाजा है कि तुम या तुम्हारा एक बच्चा कुछ गिराएगा भी, इसलिए तुम ये एक्स्ट्रा नैपकिन भी रख लो। कमाल की बात है, अब सब जानते हैं। रिचर्ड ये सारी बातें किसी डिवाइन इंसाइट की वजह से नहीं जानते। ये सारी बातें वो डेटा कलेक्ट करके जानते हैं। वो पहले ढेर सारे डेटा जमा करते हैं, फिर उन नंबर्स में छिपे पैटर्न्स देखते हैं। जल्दी करो, क्या इनका ऑर्डर रेडी है? अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि पिकाडेली जैसे किसी रेस्टोरेंट में कस्टमर्स क्या ऑर्डर करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको कस्टमर के पैटर्न पर ध्यान देना होगा। वहाँ कितने लोग दिन के किस वक्त
हफ्ते के किन दिनों में आते हैं। फिर ये ध्यान देना होगा कि वो ऑर्डर क्या करते हैं, कॉफी, ग्रीन बीन्स या फिर चिकन फ्राइड स्टेक। इसके अलावा अगर हम वहां आने वाले हर शख्स पर भी ध्यान दें तो हम उन डेटा को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। रिचर्ड के डेटा पैटर्न से किसी भी रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की आदत का अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर इनके पास एक और पावर है जिससे ये इन डेटा से किसी इंसान के अंदर की बुराई को भी देख सकते हैं। रिचर्ड की इन्हीं खूबियों की वजह से मेम्फिस के पुलिस चीफ ने भी उन्हें पिकाडेली पुलिस के आला अधिकारियों की एक मीटिंग में बुलाया। वो चाहते थे कि रिचर्ड उनके लिए जादू करें। उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो यही कहा कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद शहर में अपराध कम नहीं हो रहा है, क्या हम इसे कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आपने पहले भी मेम्फिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया है, क्या आप उन तरीकों का इस्तेमाल दूसरे किस्म के जुर्म पर भी कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें देखा और काफी देर तक बात करने के बाद मैंने कहा कि हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मगर उसके लिए मुझे हर रोज आपके यहाँ से डेटा चाहिए। 2005 में रिचर्ड मेम्फिस के एक आला दर्जे के क्राइम प्रिडिक्शन सेंटर से जुड़ गए जिसका नाम है ब्लू क्रश। ब्लू क्रश पूरे शहर में लगे वीडियो सर्विलेंस कैमरास से ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसी से आए डेटा भी जमा करता है। इस ऑपरेशन की जान है रिचर्ड का बनाया वो प्रोग्राम जो पूरे डेटा की जांच पड़ताल करता है। इनका मकसद है जुर्म को होने के पहले ही रोक देना। हमने अरेस्ट डेटा और इंसिडेंट डेटा को साथ मिलाकर उस थ्योरी का इस्तेमाल किया जो अपराधियों पर की गई रिसर्च के बाद बनाई गई थी, और उसके जरिए हमने अलग अलग पैटर्न्स और व्यवहार देखे, क्योंकि अतीत से हमें भविष्य का अच्छा खासा अंदाजा मिल जाता है। उस डेटा से इन्हें पता लगा कि कुछ खास किस्म के जुर्म कुछ खास इलाकों में बड़े ही खास वक्त पर हो रहे हैं। रिचर्ड ने देखा कि घरों में घुसपैठ की घटनाएं आमतौर पर काम के दौरान होती हैं, जब ज्यादातर लोग घरों में नहीं रहते, मगर दुकानों में ऐसा तब होता है जब वो बंद हो जाती हैं। ये एक ऐसी बात थी जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि किस तरह से सही वक्त पर सही जगह पर जवानों को कैसे तैनात किया जाए, और तब हम अपराध की दर भी कम कर सकते हैं। सड़कों पर गश्त लगाने वाले मेम्फिस पुलिस के अधिकारी अब सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जुर्म होने के पहले ही उसे रोका जा सके। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस जगह पर लुटेरों का जमावड़ा होगा। हमारी रिसर्च से पता लगा है कि घरों में घुसपैठ करने वाले चोर अक्सर अपने घर के बहुत करीब तो नहीं पर उसके आसपास के इलाके में ही चोरियां करते हैं। उसकी एक वजह यह है कि अगर वो घर के बहुत करीब चोरी करेंगे तो पहचाने जाने का खतरा होगा, और घर से ज्यादा दूर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो इलाका अनजान होगा। ब्लू क्रश के प्रेडिक्टिव कंप्यूटर्स की मदद से डेटा चैनलिंग करने की वजह से मेम्फिस अब काफी सुरक्षित जगह बन गया है। सन 2006 से 2010 के बीच वहां हिंसक जुर्म करीब 25% कम हो गए और घरों में घुसपैठ भी देश की औसत से करीब 5 गुना कम हो गई। आज रिचर्ड के इन तरीकों की मदद से पूरे शहर में क्रिमिनल एक्टिविटी के हॉटस्पॉट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर किसी एक मुजरिम के व्यवहार का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? सोशल मीडिया, मार्केट ट्रैकर्स और सर्विलेंस कैमरास के आने के बाद हमारी जिंदगी भी डेटा बन गई है। अगर नंबर्स का सही अंदाजा लगाया जा सके तो क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हर बात की खबर मिल जाएगी? क्या वो एबिलिटी सरकारों या कॉर्पोरेट्स को एक सही रास्ते पर ले जाएगी? उस रास्ते पर जहां हमारी हर हरकत पर पुलिस नजर रख रही होगी। टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये जल्दी ही जान पाएंगे कि हमारे पड़ोसी कल यानी अगले दिन क्या करेंगे, मगर हमें परमेश्वर जैसा बनने के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमें इस दुनिया को कंट्रोल करना होगा अपने सोचने की शक्ति से। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने कहा कि दुनिया में रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई।
अब अगर हमें भी ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे हम अपनी मर्जी के काम कर सकें, तो क्या हम अपनी सोच से यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाएंगे? हो सकता है कि हम जल्दी ही दिमाग को वश में करना सीख लें, क्योंकि ड्यूक यूनिवर्सिटी में ब्राजील के न्यूरोबायोलॉजिस्ट मिगेल निकोलेलिस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। करीब 20 साल से वो ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे दिमाग सिर्फ सोच की मदद से अपने आसपास के इलाके पर कंट्रोल कर सके। मिगेल मानते हैं कि दिमाग की शक्ति को समझने के लिए हम उनके देश के पसंदीदा खेल को ले सकते हैं, फुटबॉल। जब फील्ड पर कुछ खिलाड़ी खेलते हैं तब वो एक दूसरे को पास देते हैं और फिर गोल भी करते हैं, और ये हमारे दिमाग में पैदा होने वाले किसी भी व्यवहार जैसा ही है। कई खिलाड़ियों यानी हमारे न्यूरॉन्स के बीच खेले जाने वाले इस खेल में वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं। न्यूरॉन्स किस तरह से कोई व्यवहार पैदा करते हैं, इसे समझने के लिए हम एक टीम के गोल को ले सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम हर खिलाड़ी के मूवमेंट पर अलग अलग नजर रखें, मगर हजारों ऐसे मूवमेंट होते हैं जिनसे एक गोल हो पाता है। मिगेल के पास एक सिंपलर आइडिया है। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहां से आप हर खिलाड़ी को मुश्किल से देख सकते हैं और बॉल को भी नहीं देख सकते, तब भी गोल होने पर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो सारे खिलाड़ियों को गोल पोस्ट के पास देख सकता है। उनमें से आधे खिलाड़ी गोल पर जश्न मनाते दिखेंगे। जब न्यूरॉन भी कोई व्यवहार हासिल करते हैं तब वो भी शोर मचाते हैं, जिसे मिगेल सुन सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो उन्हें ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। ये एक ब्रेनस्टॉर्म की असली आवाज है। एक ब्रेनस्टॉर्म से निकली इस आवाज में कुछ न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स साथ मिलकर एक पॉपकॉर्न जैसी आवाज निकालते हैं, और इससे पता लगता है कि न्यूरॉन्स अपना काम कर रहे हैं। एक ब्रेनस्टॉर्म को एनालाइज करके मिगेल न्यूरॉन्स को एक व्यवहार बनाते हुए देख और सुन सकते हैं। मिगेल ये जानना चाहते हैं कि क्या वो डिजिटली ऐसा ही एक ब्रेनस्टॉर्म पैटर्न बना सकते हैं और उससे सोच की मदद से डिवाइस पर कंट्रोल बना सकते हैं। मिगेल ने रीसस बंदरों पर इसका ट्रायल किया। उन्होंने सबसे पहले अपने अवतार को देख रहे एक बंदर के हाथ हिलाते वक्त पैदा हुए ब्रेनस्टॉर्म को रिकॉर्ड किया। ब्रेनस्टॉर्म पैटर्न उस वक्त बनते हैं जब हम कोई एक्शन देखते हैं और फिर वैसा ही करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं। मिगेल ने बंदर के ब्रेनस्टॉर्म को एक ऐसे प्रोग्राम में डिजिटाइज किया जिसे कंप्यूटर दिखा सकता हो। इसके बाद बंदर जब भी अवतार के हाथ हिलाने के बारे में सोचता भी था तो कंप्यूटर उस ब्रेनस्टॉर्म को पहचान लेता था। नतीजा, बंदर देखता था और कंप्यूटर करता था। उसकी सोच अवतार तक पहुंच रही थी। मिगेल के इस एक्सपेरिमेंट से साफ पता लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब एक इंसान की मर्जी ईश्वर की मर्जी बन जाएगी। अब हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारा दिमाग आसपास रखे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, और वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में या पृथ्वी से बाहर रखी चीजों के साथ भी ऐसा कर सकता है। हमारा सपना है कि एक दिन हम पृथ्वी पर बैठकर मून या मार्स पर गए एक रोबोट को सिर्फ अपनी सोच से कंट्रोल कर सकें। अगर हमारा दिमाग सिर्फ अपनी सोच से चीजों को कंट्रोल करने लगे तो हो सकता है कि हम चीजों के एक्शन भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं। अगर हम किसी के दिमाग के अंदर झांककर उसकी सबसे अहम सोच को भी जान लें तो क्या होगा? परमेश्वर की तरह। मिगेल एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन्होंने एक जोड़ी चूहे के अंदर ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर लगाए हैं। चूहों को भी पता नहीं लगा क्योंकि दिमाग के टिश्यू में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। ये बहुत ही पतले बाल जितने मोटे फिलामेंट्स हैं जिनसे हम ऐसे सेंसर्स बना सकते हैं जिन्हें दिमाग में उसी तरह लगा सकते हैं जैसे कि दिल में सिग्नल रिकॉर्ड करने के लिए पेसमेकर लगाते हैं। उन्होंने चूहों में उसे इस तरह से लगाया है कि उनकी न्यूरल एक्टिविटी ब्रेनस्टॉर्म्स एक से दूसरे चूहे में जाते रहे। फिर उन्होंने चूहों को अलग अलग पिंजरों में रख दिया। पहले चूहे के पिंजरे में
दो में से एक हैच बायां वाला या दायां वाला खुलता है। एनकोडर हमारा पहला चूहा, उसे अपने आसपास के माहौल से जानकारी मिल रही है और उसका काम है उस जानकारी को अपने दिमाग की मदद से एनकोड करे, और हमने उस चूहे की जो ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की है वो दूसरे चूहे तक भी पहुंचे। दूसरे चूहे के पिंजरे में भी दो हैच खुलते हैं। इस चूहे को भी उसी तरफ के हैच को चुनना है जो पहले चूहे के लिए खुला है। अगर यह ऐसा कर लेता है तो दोनों चूहों को इनाम मिलेगा। पता लगा है कि इस चूहे ने 70% बार बिल्कुल सही पहचान की है, तो रैंडम चांस तो 50% का ही था, पर उसने 70% बार करके हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिखाया। ये परफेक्ट तो नहीं था, पर इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लगी गया कि जानकारी एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक जा सकती है। मिगेल की रिसर्च हमें शायद ऐसे भविष्य में ले जा सकती है जहां हमारी सोच हमारी बातचीत की तरह एक से दूसरे इंसान तक पहुंचेगी। जरा सोचिए कि तब हम लाखों लोगों के फीडबैक एक साथ पा सकेंगे और फिर हम ये फैसला कर सकेंगे कि हमें किस बात को सुनना है और किसे कोलैबोरेट करना है। तो शायद अपने विकास के इतिहास में हम पहली बार अपने ही विकास को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, और फिर ऐसा होगा कि विकास के राज हमारे सामने बड़े ही अनोखे तरीकों से खुलते जाएंगे। क्या इंसानों के दिमाग को एक दूसरे से जोड़कर इंसानों को इनफाइनाइट विजडम मिल जाएगी? और जब हमारा दिमाग एक ही वक्त पर इतनी जगहों पर होगा तब हमारे शरीर का क्या होगा? परमेश्वर सिर्फ सर्वज्ञाता ही नहीं, सर्वव्यापी भी है। एक साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान भी ऐसा ही होगा, कहीं भी किसी भी जगह पर। ईश्वर में आस्था रखने वाले मानते हैं कि वो हर जगह ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करते हैं। दुनिया भर में ईश्वर पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर एक ही वक्त पर हर जगह मौजूद रहते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट मानते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ईश्वर जैसी ये एबिलिटी होती है, और हम भी इन सब एटॉमिक पार्टिकल से ही बने हैं। फिर हम भी सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकते ईश्वर की तरह? एंटोन ज़ाइलिंगर क्वांटम इंफॉर्मेशन थियरी के पायोनियर हैं। वो उन अनोखे नियमों की स्टडी करते हैं जो ये बताते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, मगर वो भी अक्सर अपने सहयोगियों से उसी पुराने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आज के किसी भी कम्युनिकेशन में हम क्लासिकल मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस खत को ही ले लीजिए, मैं इसे अपने दोस्त के पास चीन भेज रहा हूँ। ये पहले पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर वहां से विमान में जाएगा, विमान इसे चीन ले जाएगा, और फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी है और मैं भी इसका पालन करता हूँ। जब कोई खत मेल से आता है तब वो एक फिजिकल ट्रेल को फॉलो करता है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन में कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से गायब होती है तो वो दूसरी जगह नजर आने लगती है। वो किसी पाथ को फॉलो नहीं करती, हम उसका पता नहीं लगा सकते, उसे फॉलो नहीं कर सकते। क्वांटम वर्ल्ड में किसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्टिकल ही कहीं ले जाते हैं, जिसे साइंटिस्ट क्वांटम स्टेट्स कहते हैं। उस स्टेट से ये पता लगता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को मापें तो उसकी कौन सी खूबियां नजर आएंगी। हम लाइट के उन चमकते गोलों को ले सकते हैं जिनमें लगातार रंग बदलते रहते हैं। अगर उनमें से एक किसी सील्ड बॉक्स में रखा है और एंटोन ने उसे खोला तक नहीं है, तो वो पार्टिकल हमेशा लाल और नीले रंग के चार्जिंग स्टेट में ही रहेगा। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं और उस पार्टिकल को देखते हैं, तब वो उनमें से सिर्फ एक रंग का नजर आएगा। मगर क्वांटम इंफॉर्मेशन के नियम तो इससे कहीं ज्यादा अनोखे हैं। अगर हम दो बॉक्स लें और उनमें दो पार्टिकल्स हों, तो वो एक बड़े अनोखे प्रोसेस से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि अगर हम उनमें से एक का भी माप ले लें
तो उसका असर दूसरे पर फौरन पड़ता है, भले ही वो कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। एंटोन को लगा कि इस अनोखी खूबी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करने में किया जा सकता है। मान लीजिए कि एंटोन चमकते गोलों के 2 बॉक्स को इंटेंगल कर देते हैं। इन दोनों पार्टिकल्स को हम चाहे कितने भी दूर पर क्यों न रख दें, ये दोनों इंटेंगल्ड रहेंगे। इसलिए मैं ये बॉक्स अपने दोस्त के पास यहाँ से काफी दूर भेजने जा रहा हूँ। एंटोन लाइट का एक बॉक्स यहाँ से कई किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। जैसे ही इन्होंने अपने पास रखा बॉक्स खोला, उसमें रखी लाइट नीली दिखने लगी, जिसका मतलब है कि इसका एंटेंगल्ड पार्टनर उसी वक्त लाल हो गया होगा। एंटोन असली पार्टिकल के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं और इन्हें बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये कैनरी आइलैंड्स के एक छोटे से टापू से दूसरे टापू पर बहुत तेजी से टाइनी पार्टिकल मैसेजेस भेज रहे हैं। हम 2 एंटेंगल्ड पार्टिकल में से एक को अपने पास रख सकते हैं और फिर उनकी माप करने पर हम देख सकते हैं कि वो सचमुच एक दूसरे से एंटेंगल्ड है। कुछ दूरी तक इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने के बाद एंटोन अब इसका इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी से अंतरिक्ष के बीच करने की सोच रहे हैं। हमारे सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट में ऑर्बिट में घूम रहा एक सैटेलाइट पृथ्वी की ओर 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल्स भेजेगा और जब हम उसकी माप लेंगे तो हमें भी दिखेगा कि वो उस वक्त भी इंटेंगल्ड है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन की मदद से हम शायद यूनिवर्स में कहीं भी जानकारी भेज सकते हैं या वहां से जानकारी पा सकते हैं। लेकिन क्या हम अपनी इतनी इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट कर पाएंगे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को भी टेलीपोर्ट कर सकें? शायद खुद को। क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कहता है कि एक सिस्टम को टेलीपोर्ट करना नामुमकिन है, भले ही वो एक इंसान ही क्यों ना हो। लेकिन अभी शायद हमें ये पता लगाने में काफी वक्त लगेगा कि अगर ऐसा किया जा सकता है तो आखिर कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने की शक्ति पा लें। लग तो रहा है कि साइंस हमें ओमनी साइंस और ओमनी पोटेंस की शक्ति दे देगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भुलावे में हैं? क्या इंसान के अंदर इतना दम है कि वो ईश्वर बन सके? साइंटिस्ट अब धीरे धीरे हमें वो शक्ति देने लगे हैं जो कभी सिर्फ ईश्वर के पास ही होती थी। क्या ये प्रोग्रेस खत्म होने वाली है? ईश्वर जैसा बनने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब टाइम शुरू हुआ था और ये देखना होगा कि यूनिवर्स किस तरह से बना था। क्या हम इंसानों का दिमाग कभी यूनिवर्सल मास्टर प्लान को समझ पाएगा? फिजिसिस्ट और फिलोसोफर मार्सेलो गिलाइजर शुरू से ही यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंसान में इतनी काबिलियत है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से ईश्वर जैसा बन सके। ये है स्पार्टन रेस। ये एक ऑब्स्टेकल रेस है। ये बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसे बीस्ट भी कहते हैं। इस 23 किलोमीटर की रेस में करीब करीब हर किलोमीटर के बाद एक बाधा होती है। कुल मिलाकर 25 बाधाएं होती हैं। दीवार बांधना, रस्सी पर चढ़ना, कांटों के नीचे से कीचड़ पार करना, मतलब हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कहते हैं कि माहिर खिलाड़ी ये रेस 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं। हम शायद 8 घंटे के अंदर पूरा कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। मार्सेलो इस मुश्किल रेस में सिर्फ एक वजह से भाग लेते हैं, अपने शरीर को उसकी सीमाओं के पार ले जाकर ये पता लगाने के लिए कि इनके अंदर कितना दम है। इन्हें बताया गया है कि ये लाख कोशिश क्यों न कर लें, पर ये ईश्वर जैसे शारीरिक स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर हमारा शरीर ही ये तय करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसी वजह से बेहतरीन खिलाड़ी या एक परफेक्ट बॉडी भी कभी परफेक्ट नहीं होती। मार्सेलो मानते हैं कि इंसान की शारीरिक सीमा होती है जो हमें ईश्वर जैसा बनने से रोकती है। साथ ही हमारी मानसिक सीमा भी होती है। इस बात के सबूत इन्हें एक फिजिसिस्ट के तौर पर साइंस में मिले, जहां उनकी एक अपनी कॉस्मिक स्पार्टन रेस चल रही है।
इसकी शुरुआत हुई थी प्लाटो से, और प्लाटो को ज्योमेट्री से बहुत लगाव था। उन्हें लगता था कि कुदरत को अच्छी तरह से समझने के लिए सिमेट्री का पता लगाना जरूरी है, उस फंडामेंटल सिमेट्री का जिसे समझने के बाद हम कुदरत के सारे राज जान सकते हैं। ज्यादातर फिजिसिस्ट आज भी प्लेटो के सिमेट्री वाले आइडिया की मदद से ही यूनिवर्स के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब कोई चीज अपने दूसरे साइड के बराबर होती है तब हम उसे सिमेट्री कहते हैं। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें तरह तरह के आकार नजर आते हैं, जानवर हो या तितलियां या पेड़ पौधे। दरअसल ये इंसान का स्वभाव ही है कि वो जो भी देखता है उसमें एक पैटर्न ढूंढता है। अपनी दुनिया में उसी सिमेट्री की तलाश की हमारी इच्छा ने भौतिक विज्ञानियों को उकसाया कि वो इस नियम के सहारे आज तक के सबसे बड़े राज पर से पर्दा हटाएं, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत से फिजिसिस्ट मानते हैं कि पहले तक यूनिवर्स भी कांच के एक सिमेट्रिक झूमर जैसा ही था, और अचानक पूरा ढांचा ही करोड़ों टुकड़ों में बिखर गया। वैज्ञानिक अब उन टुकड़ों को फिर से जोड़कर यह पता लगाना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आखिर कैसा था। अगर हम ये जान लें कि हर चीज किसी तरह से फिट होती है तो शायद हमें भी सेलेस्टियल थ्रोन रूम में ईश्वर की जगह मिल जाए। मार्सेलो मानते हैं कि फिजिसिस्ट एक ऐसी पहेली सुलझा रहे हैं जो कभी हल ही नहीं होने वाली, क्योंकि जब वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तब अक्सर सिमेट्री टूट जाती है। कुदरत में पाया जाने वाला एक बड़ा ही अनोखा पार्टिकल है न्यूट्रिनो। अब जाकर ये पता लगा है कि कुदरत की ज्यादातर चीजों की तरह ज्यादातर पार्टिकल भी स्पिन करते हैं, उनमें एक रोटेशनल मोशन होता है। हमें मान सकते हैं कि न्यूट्रिनो भी दूसरी चीजों की तरह क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे, परफेक्ट सिमेट्री में। मगर बाद में पता लगा कि कुदरत में सिर्फ लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो ही मिलते हैं। हम उन्हें लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, वो एक खास तरीके से स्पिन करते हैं। कुदरत को राइट हैंडेड न्यूट्रिनो नहीं पसंद, क्योंकि ये बात अब साफ हो चुकी है कि पार्टिकल्स का एक ऐसा फंडामेंटल सिस्टम है जो तब इंटरैक्ट करता है जब कुदरत परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होती। अगर हम अपने शरीर में ही देखें तो दिल हमारे बाईं ओर है और लीवर दाईं ओर है, और अगर अपने चेहरे की बात करूं तो शायद आप यही कहेंगे कि वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। मगर जब मैं अपनी बाईं साइड पर अपनी दाईं साइड को सुपर इम्पोज करता हूं तो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। मार्सेलो मानते हैं कि कुदरत की ये एसिमेट्री बताती है कि हमारी धारणाएं गलत हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हम शायद शुरू से ही गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। एक थियरी से सब कुछ बता देना एक ऐसी ही रेस है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं हो। हम कुदरत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं, और हमें पता लगा कि हमारे साधन बड़े ही सीमित हैं। इस वजह से हमारे पास कुदरत से जुड़ी जानकारी भी सीमित है। हम सब कुछ जान ही नहीं सकते। हम तो उस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी फाइनल या परफेक्ट नहीं हो सकती। हम हमेशा यही मानते हैं कि कभी कुछ ना कुछ और बाकी है। हम चीजों को जिस तरह से देखते हैं उसी वजह से तो हम इंसान हैं। इंसान शायद लगातार ये कोशिश करता रहेगा कि वो सबसे शक्तिशाली बन जाए और उसे सब कुछ मालूम हो। साइंस ने हमें गजब की शक्ति भी दे दी है, फिर भी हमारी सीमाएं हैं जिन्हें हम शायद कभी खत्म नहीं कर सकते। शायद हमारी ये कमी ही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। उसी की वजह से तो हम उसे पाने की कोशिश करते हैं जिसे पाना शायद नामुमकिन है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में साइंस हमें ईश्वर बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। विज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे ही अनोखे वीडियोस को देखने के लिए विज्ञान शो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।